हेलो स्टूडेंट, चाणक्य गुरु एकेडमी के एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र सिंह जादौन आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें आपको अकाउंट पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने कितने नंबर के आएंगे और जो टाइम आपके पास कम बचा है 3 या 4 दिन, इसमें हम कैसे तैयारी करेंगे, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में खासकर ये देखेंगे कि चैप्टर वाइज कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सीबीएसई की तरफ से ये आपको फॉर्मेट दिया हुआ है कि आपके पास अकाउंट का जो पेपर है वो 80 मार्क्स का आएगा। 80 मार्क्स में भी 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो आपका है वो 60 मार्क्स का है, पार्ट ए 60 मार्क्स का है और पार्ट बी जो है वो 20 मार्क्स का है। यहाँ पर पार्ट ए में पार्टनरशिप और कंपनी 2 बुक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पार्ट बी में जो हमारी थर्ड बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पार्ट ए के अंदर क्या क्या आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर टोटल जो क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि हमारे पास टोटल क्वेश्चन 34 है, तो 34 क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन नंबर कितने कितने नंबर के आएंगे और चैप्टर वाइज कितने आएंगे वो हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर मैंने चैप्टर वाइज आपके लिए स्लाइड्स बनाई है। इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 मार्कर जो है हमारे पास वो टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 20 क्वेश्चन 1 मार्कर के आएंगे और 6 क्वेश्चन 3 मार्कर के आएंगे, 3 क्वेश्चन 4 मार्क के आएंगे और 5 क्वेश्चन आपके 6 मार्कर के आएंगे। टोटल आपके 34 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके 34 क्वेश्चन आएंगे और ये 34 क्वेश्चन सारे के सारे क्या हैं, कंपलसरी हैं। इनके अंदर इंटरनल चॉइस है। इंटरनल चॉइस क्या क्या होगी, जो मैंने रेड से यहाँ पर डिनोट कर रखा है। जैसे 1 मार्कर में टोटल 7 इंटरनल चॉइस होगी। ये जो आपके 1 मार्कर 20 क्वेश्चन होंगे, 20 में से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। दूसरा, ये जो 3 मार्कर क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्कर होगा जहां पर आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। और ये जो 4 मार्कर है वो आपका पार्ट बी में जो अकाउंटिंग रेशो का क्वेश्चन आता है उसके अंदर आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। फिर हम बात करेंगे 6 मार्कर के, टोटल 5 क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर 2 क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। मोस्ट प्रोबेबली जो आपको चॉइस मिलेगी, एक तो शेयर के अगेंस्ट मिल जाएगी और दूसरा एडमिशन या रिटायरमेंट में चॉइस मिल जाएगी। फिर इसके बाद क्या क्या चीजें करनी है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये जो मैंने आपको चैप्टर वाइज फॉर्मेट बनाया है, ये सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर इशू किया था उसके बेस पे मैंने ये फॉर्मेट बनाया था। तो देखो यहाँ पर चैप्टर 1 हमारे पास क्या है, फंडामेंटल। तो सीबीएसई जो सैंपल पेपर इशू किया था उसके अंदर चैप्टर 1 से उसने 1 मार्कर 4 क्वेश्चन लिए हैं, एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन लिए हैं और करके इन्होंने एक 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर 1 से सिर्फ 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और वाला भी अगर मैं 6 का काउंट कर लूं तो टोटल आपके 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर 1 से। फिर हम बात करेंगे चैप्टर 2 के। चैप्टर 2 हमारा क्या है, गुडविल से 1 मार्कर का एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें चॉइस यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर इस पे कह सकता हूँ कि जो आपका 26 मार्च को पेपर आएगा, सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर इशू किया है उसी के बेस पे वो पेपर बनाएंगे। फिर हमारे पास है थर्ड, चेंज इन पीएसआर। चैप्टर 3 में यहाँ पर 1 मार्कर का एक क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके बाद चैप्टर 4 है हमारे पास एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसमें एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी और में। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एडमिशन ऑफ पार्टनर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, जबकि एडमिशन ऑफ पार्टनर में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे। नेक्स्ट हमारे पास रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट में 3 नंबर वाला क्वेश्चन और एक 6 नंबर वाला क्वेश्चन, ये टोटल 9 मार्क्स का इस चैप्टर से पूछा गया है। तो रिटायरमेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है एज कंपेयर टू एडमिशन। फिर इसके बाद डेथ में 1 नंबर वाला क्वेश्चन और करके पूछा गया था। फिर इसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर वाला पूछा गया था और एक क्वेश्चन 4 नंबर वाला पूछा गया था। तो टोटल हमारे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर इसके हम बात करेंगे इशू ऑफ शेयर की। इशू ऑफ शेयर में हमारे पास 1 मार्कर एक एक नंबर वाले 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और 3 नंबर वाला और में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से यहाँ पर डिबेंचर की बात करेंगे तो 1 नंबर वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था, फिर इसको दोबारा और करके एक क्वेश्चन पूछा गया था और 3 नंबर वाला एक क्वेश्चन और 6 नंबर वाले में एक क्वेश्चन ऑप्शन करके पूछा गया था और करके। आगे हमारे पास है अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशो में क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन 1 नंबर वाला और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर वाला। तो इस तरह से हमारे पास चैप्टर वाइज समरी दे रखी है।
अब इन चैप्टर वाइज आपको कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, वो यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल की। फंडामेंटल चैप्टर में जो क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, या तो वो आपसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, या साथ में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर दिया था उसके अंदर उन्होंने 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट, तीनों चीज पूछी गई थी। क्वेश्चन लेंथी था, इसलिए इसको 6 नंबर में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, जिसके अंदर एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट तीनों पूछ सकते हैं। बाकी इस चैप्टर में और क्या क्या खास बात है, आपसे 1 मार्कर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूछ सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मैंने आपको बता रखा है कि अगर पार्टनर ने ड्राइंग की है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो वहां पे हम एवरेज पीरियड 6.5 लेते हैं, और अगर यहाँ पर ड्राइंग की है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो वहां पे 5.5 लेते हैं। और अगर एवरेज हमारा यहाँ पे 6 मंथ है, तो वहां पर अगर मान लो कि जो ड्राइंग की है वो मिड ऑफ द मंथ की है, तो वहां पे हम 6 मंथ लेंगे। इसके पीछे क्या लॉजिक है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसमें एक क्वेश्चन गारंटी का बन सकता है कि कोई पार्टनर है, उसको गारंटी दे दी गई है कि भाई 50,000 आपका प्रॉफिट से कम नहीं होगा। अगर प्रॉफिट से कम हो जाता है तो बाकी के जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो उस डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपका बन सकता है P&L एप्रोप्रिएशन का, कैपिटल अकाउंट का, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है गारंटी का, और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है पास्ट एडजस्टमेंट का। पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है कि मान लो कि हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए, तो उसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, पास्ट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। तो फर्स्ट चैप्टर से इसी के बेस पे हम क्वेश्चन बना सकते हैं। चैप्टर 2 हमारा गुडविल है, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ज्यादा आ नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपको गुडविल के फॉर्मूले आने चाहिए, क्योंकि ये जो गुडविल के फॉर्मूले हैं उसका आगे एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ इन सब जगह यूज होता है। वैसे देखा जाए तो इसकी ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन इस गुडविल का यूज आगे एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन PSR, इन सारे चैप्टर में गुडविल का यूज होता है। तो इस गुडविल का चैप्टर आपको करना जरूरी है। गुडविल निकालने के लिए हमारे पास वैसे 3 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन। इसके अंदर भी फिर क्या आता है, जैसे एवरेज प्रॉफिट के अंदर 2 मेथड है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सेम ऐसे कैपिटलाइजेशन में 2 मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तीसरा चैप्टर हमारा चेंज इन PSR है। चेंज इन PSR का मतलब होता है कि जो पार्टनर हैं वो आपस में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लेते हैं। मान लो कि पहले पार्टनर थे, रेशो कर रहे थे 5:3:2, बाद में रेशो डिसाइड कर लिया कि वो इक्वल शेयर करेंगे, तो अब रेशो क्या हो गया, चेंज हो गया है। जैसे ही पार्टनर अपना रेशो चेंज करता है तो वहां पे कुछ एडजस्टमेंट एंट्री होती है। एसेट और लायबिलिटी का हमें रिवैल्यूएशन करना होता है। रिवैल्यूएशन पे जो भी गेन या लॉस होगा उसको हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नहीं, पार्टनर डू नॉट वांट टू शो द रिवाइज वैल्यू, पार्टनर जो है रिवाइज वैल्यू को शो नहीं करना चाहते, तो उस केस में हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। और एडजस्टमेंट एंट्री हमारी होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इसके अलावा अगर कहते हैं गुडविल की एडजस्टमेंट दे रखी है, तो गुडविल में भी 2 गुडविल होती है, एक होती है गुडविल वैल्यूड, एक होती है गुडविल रिटर्न ऑफ, जो हमारी एडजस्टिंग गुडविल होती है। तो गुडविल वैल्यूड में क्या होगा, गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा। और गुडविल ऑलरेडी अपीयर है, पहले से गुडविल दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, उसको हम क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तीसरा इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास, एक तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बेस पे बनते हैं और एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के बेस पे। तो ये 3-4 टॉपिक है जो हमारे चैप्टर 3 में चेंज इन PSR में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में 1 मार्कर पूछ सकते हैं कि भाई एक पार्टनर एडमिट हो रहा है और उस पार्टनर के एडमिट होने के बाद न्यू रेशो बताओ, तो आपसे वो रेशो ही कैलकुलेशन पूछ लेगा। दूसरा, जो पार्टनर एडमिट होगा तो उसकी वजह से ओल्ड पार्टनर कितना कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो हो सकता है वो आपसे सैक्रिफाइसिंग रेशो पूछ ले। नया पार्टनर जब एडमिट होगा तो 2 अमाउंट लेकर आएगा, एक कैपिटल लेकर आएगा, दूसरा गुडविल का अमाउंट। कैपिटल लेके आएगा तो उसको हम कैपिटल और गुडविल, जो गुडविल लेके आएगा उसको हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री वगैरह पूछ सकते हैं आपसे। इसके अलावा एक 6 नंबर का कंप्लीट क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनाने के लिए पूछ सकता है। लेकिन कई बार क्या है कि पहले ये क्वेश्चन जो आता था 8 नंबर में आता था, लेकिन अब क्वेश्चन कर दिया 6 नंबर का, तो इसलिए हो सकता है आपसे बैलेंस शीट ना पूछे, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए ही पूछे। अगर तीनों पूछेगा तो क्वेश्चन वो आपको थोड़ा सा छोटा देगा, और अगर कहते हैं सिर्फ रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट है तो आपको कैपिटल एडजस्टमेंट भी पूछ सकता है। एडमिशन के बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में क्या होगा कि आपसे सेम इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के चांसेस कम है, लेकिन एक बार आपको प्रैक्टिस करने आनी चाहिए। क्वेश्चन में वो आपसे ऐसे भी कह सकता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का आपको आंसर दिया होगा,
रिवैल्यूएशन गेन या लॉस पहले से दिया होगा और आपसे बोला गया कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओ। तो कुछ स्टूडेंट को क्या हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि बैलेंस शीट तो आएगी नहीं। बैलेंस शीट आ सकती है, वो आपसे पर्पस वही है कि पहले क्वेश्चन ये 8 नंबर का आता था, अब 6 का हो गया था, थोड़ा सा वो आपसे काम कम कराएंगे। अब काम कम कराएंगे इसका मतलब ये नहीं कि वो बैलेंस शीट आपसे नहीं कराएंगे, वो आपको रिवैल्यूएशन गेन या लॉस दे देंगे, आपसे बोलेंगे कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना के दिखाओ। तो आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है और बैलेंस शीट की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। पता चला कि बाद में वहां पे क्वेश्चन में बैलेंस शीट बोल दिया और आपने प्रैक्टिस ना की हो। नेक्स्ट है हमारे पास डेथ ऑफ पार्टनर। तो डेथ ऑफ पार्टनर में क्या होगा कि एक तो डेथ जो है कभी भी हो सकती है, जुलाई में, अक्टूबर में, किसी भी डेट को डेथ हो सकती है। तो उस केस में क्या होगा, जितने डेज उसने काम किया है उतना उसको प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट दिया जाएगा। तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन के बेस पे 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। वो क्या पूछेंगे कि भाई पार्टनर की डेथ हो गई है 1 मई को, तो बताओ उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट को निकालने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है। क्वेश्चन लिखा हुआ कि प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट मान लो 50,000 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने मंथ उसने काम किया। अगर उसकी डेथ हुई है मान लो 1 मई को, तो उसने केवल अप्रैल काम किया है, तो उसको 1 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। तो 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 इंटू में कर देंगे जो भी उसका शेयर होगा। मान लो उसका शेयर 1/4 है तो 1/4 कर देंगे। तो जो भी लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे मंथ अपॉन में 12, जितने महीने उसने काम किया। और मंथ की कैलकुलेशन कैसे होगी, 1 अप्रैल से लेके टिल द डेट ऑफ डेथ, और फिर उसके बाद इनटू में उसका शेयर। ये तो हो गया प्रीवियस ईयर के बेस पे। कई बार क्वेश्चन बोला होता है कि जो डिसीज पार्टनर है उसको हम प्रॉफिट देंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो हम लास्ट 3 ईयर्स का पहले एवरेज निकालेंगे, 3 साल के प्रॉफिट को 3 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, और एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मंथ इनटू में जो उसका शेयर होगा। कई बार क्या होता है कि वो पिछले साल की सेल दे देंगे, पिछले साल का प्रॉफिट दे देंगे, और जो इस साल का जो इंटरेक्टेड पीरियड है, जितने महीने उसने काम किया है, वो मंथ आपको दे देंगे। तो उसके बेस पे भी हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। फिर इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ सकता है 3 नंबर में, जिसमें सिर्फ एग्जीक्यूटर का अकाउंट आपसे पूछ सकता है, या एग्जीक्यूटर के लोन की जो पेमेंट है इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं कि मान लो जिस पार्टनर डेथ हुई है उसको हमें 3 लाख रुपए देने हैं और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट देने हैं। तो 3 लाख को इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करना है तो 1-1 लाख की 3 इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट भी इसमें आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी क्या है कि 4-5 साल से एक ट्रेंड बना हुआ रहा है कि हम डेजोल्यूशन से जनरल एंट्री के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट का जो फोकस है वो सारा जनरल एंट्री पे है, और ज्यादातर टीचर भी वो तैयारी कराते हैं इसकी जनरल एंट्री पे, और लोगों को लगता है कि जनरल एंट्री का ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन इस बार सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में इस चैप्टर से पूछा है, डेजोल्यूशन में सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट पूछा है। मतलब जनरल एंट्री के इस बार चांसेस कम है, आपको सिर्फ रिलेशन अकाउंट का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है रिलेशन अकाउंट की भी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की भी, और बैंक अकाउंट की। मोस्टली यहाँ पर रिलेशन अकाउंट के चांसेस ज्यादा हैं। जनरल एंट्री भी आप करके जाना, लेकिन इस बार चांसेस जो है रिलेशन अकाउंट के हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। फिर हमारे पास इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर की इस बार सैंपल पेपर में वेटेज काफी बढ़ा दी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इशू ऑफ शेयर से 20 मार्क्स, ये पूरी की पूरी जो बुक है वो 24 मार्क्स की है, जिसमें 2 ही चैप्टर है, इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिबेंचर। तो इस बार जो इन्होंने सीबीएसई सैंपल पेपर दिया है उसमें 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए इशू ऑफ शेयर से, और डिबेंचर से सिर्फ 4 नंबर के क्वेश्चन। डिबेंचर का बाद में एक और 6 नंबर का क्वेश्चन और करके दिया हुआ है, ठीक है। अगर वैसे देखा जाए तो 20 नंबर का शेयर है और 4 का डिबेंचर है, तो शेयर की इस बार ज्यादा वेटेज है। दूसरा, पहली बार ऐसा हुआ है कि वो 6 नंबर का क्वेश्चन कंपल्सरी कर दिया है, जिसमें केस स्टडी है। आप देख लेना, सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है 6 नंबर का केस स्टडी शेयर से आ रहा है। तो एक तरह से अभी तक हम कहते हैं कि एमसीक्यू 20 नंबर के आएंगे, लेकिन अगर इस केस स्टडी को हम ऐड कर लें तो 6 नंबर एमसीक्यू के और बढ़ जाते हैं। अब आपके टोटल एमसीक्यू 26 नंबर के हो गए हैं। पिछले साल तक क्या होता था, सिर्फ 20 एमसीक्यू होते थे, अब ये 6 नंबर की कंपलसरी शेयर की केस स्टडी डाल दी है, तो आपके एमसीक्यू 26 नंबर के हो गए हैं, और शेयर चैप्टर की वेटेज बढ़ गई है। तो शेयर के ऊपर आप ज्यादा फोकस करना, 20 नंबर आपके इसी शेयर वाले चैप्टर से मिलने वाले हैं। और केस स्टडी में भी वो आपसे क्या पूछेंगे, 6 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें 2-3 तो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन वो ज्यादातर पूछते हैं कि बताओ मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होगा अगर हम फोरफिटेड शेयर कर लेते हैं, फोरफिटेड शेयर को रीइश्यू करते हैं तो उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट क्या होगा। तो हमेशा रखना, क्वेश्चन अगर पूछता है मैक्सिमम डिस्काउंट तो वो आपका होगा अमाउंट फोरफिटेड। जो शेयर हमने फोरफिट किए थे उस पर हमने जितना अमाउंट फोरफिट किया है वही हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास इशू ऑफ डिबेंचर।
डिबेंचर के ऊपर आपसे टर्म्स एंड कंडीशन वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें लिखा होता है कि शेयर और डिबेंचर इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार। अगर रिडीमेबल एट पार है तो कोई इशू नहीं है, नॉर्मल एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और दूसरी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। लेकिन अगर लिखा हुआ है डिबेंचर रिडीमेबल एट प्रीमियम, डिबेंचर रिडीम एट प्रीमियम, तो आपको लॉस की एंट्री करनी पड़ेगी। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट होगा और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट होगा। अगला है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। ये आपका बुक 3 का चैप्टर 1 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। गारंटेड 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो पढ़ते नहीं है, ये 3 नंबर आपको कंफर्म मिल जाएंगे इसमें। और कुछ नहीं करना है, बस आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करना है, और बैलेंस शीट में जो आपको बोल्ड लेटर लिखे होते हैं वो हमारी मेन हेडिंग होती है। एसेट साइड में 2 मेन हेडिंग होती है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, और लायबिलिटी साइड में 4 मेन हेडिंग होती है। पहला हमारा क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड हो जाएगा, और दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसमें से नहीं पूछेंगे क्वेश्चन, वो आपसे पूछेंगे नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो हम कह सकते हैं कि लायबिलिटी साइड में, जो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में 3 मेन हेडिंग है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। और इसके अंदर जो हमारी सब हेडिंग है आपको दे देंगे कि भाई बताओ ये स्टॉक है, इसका मेन हेड और सब हेड बताओ, तो आप मेन हेड बता देंगे करंट एसेट और सब हेड बता देंगे इन्वेंट्री। सेम ऐसे डेटर्स के लिए पूछेंगे बताओ इसका मेन हेड और सब हेड बताओ, तो डेटर का मेन हेड हो जाएगा करंट एसेट और सब हेड हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल। तो ये आपको चैप्टर 1 में बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं जिसमें आपको मेन हेड सब हेड और ये 6 पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे। 3 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन है ये, एक तरह से इसको अच्छे से याद कर लेना। 3 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म इस चैप्टर से आएगा। 1 नंबर का वो आपसे कोई भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैप्टर 2 फाइनेंशियल एनालिसिस है, इसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, और ज्यादातर वो आपसे पूछेंगे कि भाई कौन सा आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, कौन सा आपका वर्टिकल एनालिसिस है, कौन सा एक्सटर्नल एनालिसिस है, कौन सा इंटरनल एनालिसिस है। तो अगर हम बात करेंगे कि एक्सटर्नल एनालिसिस, तो एक्सटर्नल एनालिसिस वो लोग करते हैं जिनकी डायरेक्ट अप्रोच नहीं होती है अकाउंट की इंफॉर्मेशन के बारे में, उनको डिपेंड रहना पड़ता है बाहर कि जो भी पब्लिश अकाउंट्स होते हैं। जैसे मुझे रिलायंस के अकाउंट में खुद जाके चेक नहीं कर सकता, तो मीडिया में जो भी रिलायंस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी मैं उसी के बेस पर एनालिसिस करता हूँ, इसको क्या बोलेंगे एक्सटर्नल एनालिसिस। लेकिन अगर मैं रिलायंस कंपनी के अंदर मैनेजर हूँ, अकाउंट मैनेजर हूँ, तो मैं उनके सारे अकाउंट प्रॉपर्ली एक्सेस कर सकता हूँ, तो उस केस में मैं जो एनालाइज करूंगा वो क्या हो जाएगा इंटरनल एनालिसिस। फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि हम 2 साल का डेटा कंपेयर करते हैं या 2 से ज्यादा ईयर का डेटा कंपेयर करते हैं, तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है। वर्टिकल में केवल हम 1 साल का डेटा एनालाइज करते हैं। तो इनके बेस पे 1 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर 2 से पूछा जा सकता है। अकाउंटिंग रेशो से 4 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है, और इसमें जो चॉइस मिलेगी वो भी आपको 4 नंबर मिलेगी। तो फॉर्मूले वगैरह आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। और फॉर्मूले में याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जैसे मान लो कि सबसे इसमें 4 तरह के रेशो होते हैं। पहला लिक्विडिटी के अंदर 2 ही हैं, करंट रेशो और क्विक रेशो। करंट रेशो क्या होता है, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्विक रेशो क्या होता है, क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करें सॉल्वेंसी क्या है, जैसे पहला हो गया डेट इक्विटी रेशो, तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। डेट इक्विटी रेशो होता है, डेट ऊपर आ जाएगा इक्विटी नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा हमारे पास आता है एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी में क्या है कि पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो पहले तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, नीचे आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। तो जितने भी हमारे इन्वेंट्री वाले फॉर्मूले हैं उनके नीचे हमेशा उसका एवरेज आएगा। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर में नीचे क्या आएगा एवरेज इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर में नीचे क्या आएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो जो फॉर्मूला है उसका एवरेज नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा हमेशा उसका सेल आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहले 8 नंबर का आता था, अब ये 6 का हो गया है। तो इसमें भी जरूरी नहीं कि आपसे पूरा कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछा जाए। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर 3 तरह की एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। और पूरे के पूरे चांसेस है कि वो आपसे 2 ही पूछेगा, या तो ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग पूछ लेगा या इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पूछ लेगा। कोई भी 2 एक्टिविटी के बेस पे क्वेश्चन पूछेगा। और इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा भी वो कर सकता है कि 6 नंबर के अंदर 2 पार्ट बना देगा, ए पार्ट और बी पार्ट। ए भी 3 नंबर का और बी भी 3 नंबर का। ए में पूछ लेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी में पूछ लेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कंप्लीट क्वेश्चन के चांसेस कम हैं, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो लास्ट है हमारे पास कॉमन साइज और कंपैरेटिव। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कॉमन साइज कंपैरेटिव। ये बस फ्री के नंबर होते हैं,
बस स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कंपैरेटिव, वो कॉमन साइज बना के आ जाएंगे, या कॉमन साइज पूछेगा कंपैरेटिव बनाएंगे। तो आपको दोनों में डिफरेंस करना आना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि कंपैरेटिव में क्या करना है और कॉमन साइज में क्या करना है। एक मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ, कंपैरेटिव में हमेशा कंपेयर करना होता है, मतलब 2 साल का डेटा दिया होगा, उनका हमें क्या निकालना होगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। तो आपको पहले प्रीवियस ईयर लिखना है, फिर करंट ईयर, फिर एब्सोल्यूट चेंज और फिर परसेंटेज चेंज। तो इस तरह मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया है। और भी आगे मैं और भी वीडियो बनाऊंगा जिसके बेस पे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।